हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमने कैलकुलस में डेफिनिट इंटीग्रेशन तक आपको पढ़ा रखा था। अब हमें पढ़ाना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। और मैं बता दूं कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम, और मिनिमम 8 नंबर का। हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर का हो। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो लगभग प्रॉपर्टीज से ही लगता है क्वेश्चन। तो आप कोशिश करिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही लगेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पहला प्रॉपर्टीज है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि आपके सामने मैं एक लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, खूब अच्छे से ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज फर्स्ट का मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर कोई भी क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है और वो ए से बी है, तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या चेंज कर दिया जाए, वेरिएबल चेंज कर दिया जाए। उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में ना कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि हम आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझा कर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मान लो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या कर दे रखा है, वेरिएबल चेंज कर रखा है। ठीक है? हर जगह पर क्या कर रखा है, चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, वेरिएबल चेंज कर दिया। और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेरिएबल चेंज करने के बाद देखा जाए क्या इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आ रहा है कि समान आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेरिएबल चेंज कर देने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका हम क्या करें इंटीग्रेशन करूं, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। मान लो एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कैपिटल एफ टी हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, तो ए से बी तक। फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कैपिटल एफ एम हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, ए से बी तक। ठीक है, हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहला हम लोग कंडीशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर लोअर लिमिट को। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ। आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को एक चीज मिल रहा है कि सबकी वैल्यू क्या आ रहा है, सबकी वैल्यू समान आ रहा है। इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबकी वैल्यू क्या आ रहा है, समान आ रहा है कि नहीं, यानी इक्वल आ रहा है। प्रत्येक की वैल्यू क्या आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मान सब समान आ रहे हैं। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इतना चीजें क्लियर है। ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम आराम से चीजों को समझो, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट को एक दूसरे की जगह पर क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ठीक है, उसके सीमाओं को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो उसकी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होगा वो ऋणात्मक के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, किसके साथ हो जाएगा, ऋणात्मक के साथ हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो कोई भी इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ये कहता है कि अगर ए से बी कोई भी लिमिट है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर मैं इसका क्या कर दूं, लिमिट को चेंज कर दूं। लिमिट को चेंज करने का मतलब दोनों लिमिट का स्थान बदल दो, यानी
अपर लिमिट की जगह पर लोअर लिमिट वाला वैल्यू और लोअर लिमिट की जगह पर अपर लिमिट वाला वैल्यू रख दें तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होगा वो निगेटिव के साथ हो जाएगा, यानी माइनस बी टू ए कर दें तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्थान को चेंज करेंगे, उसके लिमिट को एक दूसरे के साथ चेंजिंग कर देंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। अब आगे और चलते हैं। आगे चलने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई ए से बी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है और उसके बीच में कोई वैल्यू क्या कर रहा है, ए और बी के बीच से बिलोंग्स कर रहा है, तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो ए से सी हो जाएगा और सी से बी हो जाएगा। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है ना वो केवल और केवल मॉडुलस फंक्शन में अप्लाई होगा। जैसे कि अभी हम आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना, आप देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखे कि सी एक वैल्यू है जो क्या है, ए से बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। यानी एक सी क्या है, वैल्यू है जो ए से बड़ा है और सी से बी से छोटा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सी है वो किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, तो ए और बी के बीच में लाई करेगा, है ना। तो अगर ये इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इसका मतलब ये ग्राफ इस प्रकार रहा होगा, है कि नहीं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एरिया को फाइंड करते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ये वाला रीजन कुछ इस तरीके से हो और ये वाला रीजन कुछ इस तरीके से हो, हम कहें कि इसकी एरिया फाइंड करना हो, हम लोग क्या करेंगे, इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग ई से सी तक का लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर सी से बी तक करूंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इसका मतलब कि ये जो सी है ए और बी के बीच में, तब उस केस में ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, उस केस में इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी नहीं, ए टू सी ना, ए से सी तक, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और फिर सी से बी, फिर कहाँ से निकालेंगे, सी से बी तक निकालेंगे, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो भी ये अलग अलग पार्ट में एरिया है इसका निकल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये जो प्रॉपर्टीज थर्ड है ना ये केवल और केवल मॉडुलस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगा उसी में यूज होगा, कहाँ पर, मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस जो होंगे उस पर ही यूज किया जाएगा, जो भी मॉडुलस वाला क्वेश्चंस होंगे। इतना चीजें आप क्लियर है, अच्छे से चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो ये आपका तीन प्रॉपर्टीज हो गया। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडुलस के लिए एक क्वेश्चन मैं कराऊं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो मॉडुलस क्वेश्चंस है उसको देखिए, मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, आपके सामने क्वेश्चन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स मॉड डी एक्स, और ये लिमिट जो है ना -1 से 2 तक है, ठीक है ना, आई, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला काम ना इसको ना लिखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स इजक्वल टू 0, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू 0, एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1,
इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी सर, एकदम एक्यूरेट साइन चीजें हैं। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, ठीक है ना? आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे जी सर। अगर आएगा, इसको हम रियल लाइन पर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं बात करूं कि माइनस लिमिट जो है -1 से 2 तक है, यहाँ पर लिखते हैं -1 और 2, तो -1 और 2 के बीच में 0 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा और -1 यहाँ पर दिया ही है, ठीक है? इतना चीजें क्लियर है। तो -1 0 1 2। अब एक काम करते हैं ना, इसको लिखते हैं कैसे? तो लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस एक्स dx, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब लिमिट कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, इसकी लिमिट कैसे श्योर करेंगे, ये लिमिट अलग अलग क्या होगा। तो पहला लिमिट हम लोग लगाएंगे -1 से 0, लिखते हैं -1 से 0। फिर दूसरा के फंक्शन पर जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से 1 हो जाएगा, क्या होगा? 0 से 1 होगा, और अगला में जो होगा वो क्या होगा? -1 से 2 तक। इतना चीजें क्लियर है? आपको हो गया जी सर। अब एक काम करते हैं ना, यही है, यानी आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन जब ब्रेक होगा तो एक पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना? तो कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर निगेटिव लगाना है, इसीलिए मैं इसके बीच में कोई साइन नहीं लगाया हूँ। इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि कैसे ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ -1 और 0 के बीच में, तो क्या आएगा? -1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -1/2 रखता हूँ, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसके सामने पॉजिटिव लगा देंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि एक्स क्यूब माइनस एक्स की जगह पर क्या रखता हूँ? -1/2, तो -1/2 रखूंगा तो 1/8 आ जाएगा माइनस के साथ, और प्लस के 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 8 होगा, -1 होगा, यहाँ पर प्लस के 4 होगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 3/8 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। फिर अब एक्स क्यूब और माइनस एक्स के बीच में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 होगा 0 और 1 के बीच में, होगा कि नहीं होगा? तो अगर 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो 1/2 देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 का मतलब 1/8 हो जाएगा, और माइनस के 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 -4, यानी माइनस के 3/8 आ जाएगा, जो कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन रख लेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या वैल्यू देगा, तो यहाँ इसके बीच में हम 3/2 रख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में 3/2। अगर मैं 3/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 27/8 हो जाएगा और माइनस के 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करेंगे, एलसीएम 8 होगा, ठीक है ना? एलसीएम 8 होगा, तो आपको देखने को मिल रहा है कि 27 - 12, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा? यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब एक काम करेंगे ना, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिंपल आपको इंटीग्रेशन आ रहा है, आप आसानी से क्या कर लेंगे? कर लेंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब i = x⁴ अपन 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे? -1 से 0, फिर माइनस x² अपन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे? -1 से 0, फिर लिमिट x⁴ अपन 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे? 0 से 1 तक, फिर प्लस हो जाएगा, और x² अपन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे? तो लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1 तक। इतना चीजें क्लियर है? फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो
प्लस एक्स के पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, तो 1 से 2 तक। फिर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसको हम मिटा दूँ क्योंकि इसकी अब तो आवश्यकता है नहीं, तो इसको मिटा देता हूँ और अप्लाई करता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर अपन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, 1 से। यहाँ पर तो लिमिट गड़बड़ कर दिए ना, यहाँ पर 1 होगा ना, यहाँ पर लिमिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 से 2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इतना चीज़ें क्लियर है, ये सिंपल इंटीग्रेशन किया हूँ और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं ना, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से चीज़ों को, कैलकुलेशन की बात करूँ, पहली तो ये 0 हो जाएगा पूरा, फिर अपर लिमिट अप्लाई, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस के ये अप्लाई करेंगे 1 तो प्लस के 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर इसको अप्लाई करते हैं तो माइनस के 1/4 और 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 अप्लाई करेंगे तो 1/2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 अप्लाई करेंगे तो प्लस के 16/4 माइनस 1/4, फिर माइनस 4/2, फिर प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 0 को हटा दो, सिंपल एलसीएम 4 ले लो, 4 लेंगे तो -1 प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस के 2 माइनस के 16 प्लस के 16 और माइनस के 1 प्लस के माइनस के 8 और प्लस के 2। एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं, -1 से -1 -1 -2 -10 11 माइनस के 11 आ रहा है। एक काम करते हैं ना, ये इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच गया 10 और 26 बच जाएगा कि नहीं, 18। 18 में से हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या बच जाएगा, 18 में से 8 जाएगा, 10 बच जाएगा, और यहाँ से ध्यान से देखना 2 और 1 यानी सब मिला जुला कर 11/4 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, चीज़ें एकदम स्पष्टीकरण है, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है।